हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आयो सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका लर्न विद अभिलाषा के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त अभिलाषा। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और ये जो घटना चक्र पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, यानी कि घटना चक्र के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं। चैप्टर वाइज भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको और साथ में इसमें मिक्स क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इन मिक्स क्वेश्चन में क्या होगा, आपको जितने भी आपने दिन भर में आप बुक पढ़ते होंगे या प्रैक्टिस करते होंगे, तो यहाँ पर आप क्या है अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि हाँ हमने समझ लिया है, कितना हमने पढ़ लिया है, कितना हम स्कोर बना पा रहे हैं, कितना स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। आपको मैं इसमें ये भी बता दूं कि इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन रखने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन बना के लेके जा रहे हैं इस सेट में, तो समझिए आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही है। अगर आप 40 से कम यानी कि 35 से 40 के बीच में है तो आपको कुछ और तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट में जो है पदों की संख्या कम होती जा रही है, बच्चे ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई हो रही है। तो बस हमको उसी को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको काफ़ी गट्स फीलिंग भी आने वाली है कि हाँ आपने कितना पढ़ लिया, कितना कवर कर लिया, कितना और करना है। तो मैं आप सभी की दोस्त लेकर चलती हूँ आपको प्रैक्टिस सेट की तरफ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, प्रैक्टिस सेट बढ़िया लगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैं लाइक शेयर के कमेंट के लिए बीच में नहीं कहूँगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन है हमारे और हमको जल्दी से करना है। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट की क्या है फोटो कॉपी खींच ली थी। और क्योंकि जल्दी हमको क्या है, जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने प्रैक्टिस सेट को कर लिया है जूम। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर उसका हम आंसर भी लगाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं वो बिल्कुल चैप्टर वाइज से मिलेंगे। पहले को आपको हिस्ट्री पॉलिटी मिलेगी, फिर इसमें आपको इतिहास भी मिलने वाला है, साइंस ज्योग्राफी मैथ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 31 जनवरी 1601। ऑप्शन नंबर बी है 31 दिसंबर 1600। ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 1600 और ऑप्शन नंबर डी है 30 मार्च 1610। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है हमारे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी गोविंद रानडे, ऑप्शन नंबर डी है हमारे बिपिन चंद्र पाल। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोविंद रानडे जो हैं ये उग्रवादी संगठन में भी शामिल नहीं थे। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुए, यानी कि उसके कौन सा परिणाम था जो घातक सिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुई, समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि हुई, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति आरंभ थी, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का स्टूडेंट बिल्कुल ही राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड लिथिंगो और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारे सी ऑप्शन, यानी कि लॉर्ड लिथिंगो के समय जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? ऑप्शन नंबर 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर 2 इंडियन ओशियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, या ऑप्शन नंबर 4 है ब्रिटिश एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी थी और सबसे प्रमुख संस्था भी थी। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आपको ये भी देखते रहना है कि हाँ आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई कहाँ तक नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइमन क्वेश्चन नंबर 6 है
कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की गई। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका को उन्मूलन करने का सुझाव दिया। क्या इनने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की, ब्रिटिश भर्ती की और भारतीयों की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ये साइमन कमीशन की सिफारिश में नहीं शामिल था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 6। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय पार्टी या लिबरल पार्टी। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा निर्दलीय पार्टी से ये क्या थे, चुनाव जीते थे स्टूडेंट। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है स्टूडेंट कि भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। स्टूडेंट अब जो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं इतिहास के दृष्टिकोण से। तो चलिए अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है इतिहास वो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या नरसिंह गुप्त। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि एहलोल जो अभिलेख था ये किस शासक से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या रुद्रदामन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का संबंध जो था वो एहलोल अभिलेख से था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी कि सत्यमेव जो शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ऐतरेय उपनिषद से, ईशो उपनिषद से, कंठोपनिषद से या मुंडकोपनिषद से। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठो उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। ऑप्शन हो जाएगा महायान शाखा से, हीनयान शाखा से, वर्ज्यान शाखा से या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महावस्तु जो एक जगह है महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत को बताती है और यह महायान शाखा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर 1 दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। तो स्टूडेंट अकबर ने जो उपासना के लिए भवन बनवाया था तो उसका नाम हो जाएगा इबादत खाना। तो आप इसका कौन सा आंसर ठीक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो आप बताएंगे तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में थे। तो इसका आप आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है। यानी कि न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का बंदरगाह है और यहाँ यह किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आप इसका ऑस्ट्रेलिया आंसर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं ये हमारे यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आपको पता होगा ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से है कि देशांतर रेखाओं का संबंध में कौन नहीं है। यानी कि जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि देशांतर रेखाओं से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर 2 है इनकी संख्या 180 है।
ऑप्शन नंबर सी है देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि देशांतरों के मध्य सार्वधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो स्टूडेंट जो 15वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे डी, यानी कि देशांतर रेखाओं की मध्य सार्वधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ये क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 16 देख पा रहे होंगे, ये भी हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है नल्ला पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर बी है अन्नामलाई की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, या नल्लामलाई की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी है नल्लामलाई की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, या अन्नामलाई की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे होंगे अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, या नल्लामलाई की पहाड़ी। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। महानदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी नदी। और ये कहाँ है कोसी नदी, तब आप इसका आंसर बताएंगे बिहार में। तो स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन है। अगर आप ये नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हैं तो आपको बुक्स और सेल्फ स्टडी करने की बहुत ही जरूरत है। आप कितना स्कोर पर कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस मृदा में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है, यानी कि किस मिट्टी में लोहे की मात्रा अतिरिक्त होती है जिसके कारण वो बंजर जमीन बन जाती है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय बालू, लेटराइट, रेगूर, या काली मिट्टी। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेटराइट मिट्टी हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह एक ऊर्जा के रूप में होती है, या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि यह आपका ऑल ओवर टेस्ट होने वाला है। इसमें आपको जितना भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जितना भी आप पढ़ते हैं ना वो इस 50 क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस आपको यही देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। किडवन की प्रक्रिया, अपचयन, हाइड्रो निजीकरण, या मल्टीप्लेक्सिंग की क्रिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किडवन में। यानी कि बायोगैस में जो बायोगैस बनती है उसमें कौन सी प्रक्रिया के कारण गैस बनती है, तो आप बताएंगे किडवन के कारण, यानी फन में फर्मेंटेशन की अभिक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार कैसा होता है। बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, का पता नहीं लगाया जा सकता। तो स्टूडेंट अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं जो परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, बढ़ता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब है कि जब जो सूर्य होता है, सूर्य से प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो किन के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर 2 धूल के कारण, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, ऑप्शन नंबर 4 है जलवाष्प। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धूल के कणों के द्वारा प्रकाश जो है विसरण होता है। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन को बोलते हैं बिखरना, यानी कि प्रकाश का बिखरना। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 -1, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी 1, या ऑप्शन नंबर डी 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मालूम कर दिया है कि हमको 1 गिलास पानी पीने से हमारे मानव शरीर को कितने किलो ऊर्जा प्राप्त होती है। आप मुझे ये क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि सर्परोधी सुई किस तत्व की बनाई जाती है। यानी कि जो सर्प, जब आदमी को सर्प काट लेता है, किसी मनुष्य को, किसी जीव को, तो जिसमें हम सुई यूज करते हैं वो किस यौगिक की होती है। स्वर्ण यौगिक की, चांदी यौगिक की, आयोडीन यौगिक की, या क्लोरीन यौगिक की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 का जो आप राइट आंसर बताएंगे वो बताएंगे स्वर्ण यौगिक की बनी होती है जो सर्प
रोधी सुई जो बनाई जाती है वो स्वर्ण यौगिक की बनाई जाती है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होंगे ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के क्वेश्चन है स्टूडेंट। आगे आप क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे हैं कि दाब का बी में सूत्र क्या होता है। Ml(T-2), Ml-1 T-2, Ml-1 T-1, Ml2 T-1 और L-1। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो 25 राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Ml-1 T-2। जो दाब की जो इकाई होती है ये क्या हो जाएगी, आपको पता होगा दाब को हम दाब बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल इसका होता है। अगर आपसे यहाँ को फॉर्मूला पूछेगा तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो आप इसकी वहाँ से बीमा भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। जैव सेल क्या है। कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक तेल और पेट्रोल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा जैव सेल क्या है, तो आप बताएंगे कोयला। आगे बढ़ते हैं कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम या स्पाइनल कॉर्ड या सेरिब्रम। तो स्टूडेंट जो हम कोई भी चीज़ याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारे किस माइंड से संबंधित है वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिब्रम। और सेरिब्रम ही हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताओ जो पक्षी की तरह तो दिखता है लेकिन वह सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं भी होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डोडो। ऑप्शन नंबर बी है आर्क्योटिकस। मेरे तो जमान भी इसको नहीं बोल पा रही है, कोई बात नहीं, आप ऑप्शन में पढ़ पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी है राजहंस। ऑप्शन नंबर चार है माउस बर्ड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्क्योटिकस। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एक पक्षी है, जीवाश्म पक्षी है और पक्षी की तरह दिखता है, लेकिन इसके जो कुछ विशेषताएं होती हैं ना, ये सरीसृप से जो रेप्टाइल्स जैसे होते हैं ना, उनकी विशेषता भी इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल का है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आप बताएंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कैल्शियम। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। हम मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 है, तो आप इसका आंसर स्टूडेंट लगाएंगे वोल्टमीटर। यानी कि वोल्टमीटर में ही हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बहने वाली जो धारा होती है और जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। आपको पता होगा विभवांतर का मात्रा भी क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आप इसको यहाँ से लिंक करके याद कर सकते हैं। एमीटर का काम क्या होता है। एमीटर का काम होता है कि जब हम किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रही होती है तो हम पता लगाते हैं कि कितने एम्पियर की धारा बह रही है, तो एमीटर का प्रयोग करेंगे हम उसमें। तो आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब चलिए अगला हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। संसद, केवल लोकसभा, या भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। अब जो हमारे सवाल शुरू हो गए हैं स्टूडेंट, वे शुरू हो गए हमारे पॉलिटिक। आप देख पा रहे आपको हर सेक्शन से सवाल मिलेगा स्टूडेंट। और ये 50 सवाल है ना, ये टॉप 50 सवाल है। अगर आप यहाँ में 35 प्लस और 40 के आसपास कर पा रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और जिनके क्वेश्चन बनने हैं 40 प्लस, वे तो सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। जैसे कहते थे ना कि इंग्लिश में जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे कोई बड़ी डिग्री नहीं होती। तो आपकी तैयारी एकदम मस्त है, बस आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, सफलता कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है कि ऐसे कौन से 2 मौलिक अधिकार होते हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं, और वो कौन सा आर्टिकल होता है जो राष्ट्रपति को भी उन कानूनों को, उन अधिकारों को हटाने के लिए बाध्य करता है कि राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष,
3 वर्ष, 5 वर्ष। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा 1 वर्ष। यानी कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो स्टूडेंट आप आंसर बताएंगे 1 वर्ष। और प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं? 30, और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत की संसद के। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की संसद से अनुमोदन पास करने के बाद ही आप भारत की संचित निधि से क्या है? पैसा निकाल सकते हैं। और भारत की संचित निधि का जो वर्णन है आप बताएंगे आर्टिकल 266 के अंदर भारत की संचित निधि का वर्णन है। और अगर आपसे पूछेगा कि एक आकस्मिक निधि होती है, उसका संबंध आर्टिकल्स कौन से, तो आप बताएंगे 267। तो आपको 7वें आर्टिकल भी स्टूडेंट याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से ली गई है? तो स्टूडेंट ऑप्शन है हमारा अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। तो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। तो स्टूडेंट मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, मैं आपके लिए कंटेंट वीडियो लेके आ रही हूँ कि भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव, यानी कि भारतीय संविधान में किस किस देश से क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई हैं, उसकी फुल डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। उस पर भी काम चल रहा है। जैसे वो वीडियो एकदम बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ बन जाती है, तब मैं आपके बीच उस क्लास को लेकर आने वाली हूँ। तो ये टॉपिक आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अगर आपको अनुसूची याद करने में, अनुसूची में कुछ भी कन्फ्यूजन या दिक्कत हो रही है, तो वो मैंने क्लास चैनल पर डाल दी है। आप लर्न विद अभिलाषा पर जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा। आपके अनुसूची से एक भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। और आप वेट कीजिएगा कि आपके लिए विदेशी प्रभाव वाली भी क्लास जल्दी आने वाली है आपके बीच। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान की प्रक्रिया, संविधान के किस भाग का उल्लेख किया गया है? कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस भाग में वर्णन की गई है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 12, भाग 16, भाग 18, भाग 20। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 20। तो आपको ये भी जो इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं कि हमने किस संविधान से लिया, आपके वहाँ से सब डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 36 नंबर ये हमारा मिलान के लिए है। ऑप्शन नंबर 1 है, पहले मैं सूची 1 पढ़ती हूँ, फिर सूची 2 पढ़ूंगी। तो सूची 1 में दिया है कि भाषाओं का उल्लेख, दल बदल विरोध अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। तो इधर है 10वीं सूची, 8वीं, 9वीं और 11वीं। स्टूडेंट अगर आपने मेरी अनुसूची वाली क्लास की होगी ना, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। अगर आपने क्लास नहीं की है तो मैं आपसे बता दे रही हूँ कि आप क्लास जाकर कर लीजिएगा। ये क्लास करनी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देख रहे हैं ना कि आपको अभी मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट किया है और आपको सूचियों से ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। मायने ये नहीं रखता कि चैनल फेमस है कि नहीं है, बस आपको मायने ये रखना चाहिए कि हाँ जो व्यक्ति कंटेंट दे रहा है कि वो सवाल आपको प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शन लगा लेते हैं। तो आप बताएंगे भाषा का उल्लेख जो दिया गया है वो मैं इधर बता देती हूँ, वो 8वीं अनुसूची के अंदर है। दल बदल 10वीं अनुसूची के अंदर आता है। 73वां संविधान संशोधन ये 11वीं अनुसूची के अंदर आता है। और भूमि सुधार अधिनियम ये आर्टिकल वो अनुसूची 9 में आता है। और ये अनुसूची आपको किस ट्रिक के माध्यम से भी याद करनी है ना, तो भी आप इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे फुल डिटेल वीडियो बनाई है एकदम कूल माइंड के साथ बैठ के कि हाँ जितने भी मेरे साथ भाई बहन जुड़े हुए हैं ना, उनको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, और जो भी पढ़े उनको बस पढ़ने के बाद याद हो जाए। उनको ये ना सोचना पड़े कि हाँ मुझे याद भी करना है क्या नहीं करना है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टूडेंट बी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप क्लास जाकर जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। अभी तो आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं और मैं आपको कम से कम यहाँ पे 5000 प्लस क्वेश्चन कराने वाली हूँ इसी श्रृंखला में। अगर आप मेरे से जुड़े रहे ना तो आप 5000 प्लस क्वेश्चन बना के लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मैं ये सेट 2 या 1 दिन के बीच में लेके आऊँगी। अगर आपके पास एक दिन टाइम नहीं मिलता तो आप अगले दिन इसको कर सकते हैं। और छोटी छोटी कंटेंट वीडियो और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपको वहाँ बीच में लाती रहूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड विलियम बेंटिक,
लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर सी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड मिंटो। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में 1833 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है स्टूडेंट कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में, अगर मैं पूछे वर्तमान में भारत के जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वे हैं ऋतुराज अवस्थी। आपको पता होगा, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो वहाँ से आपने ये क्वेश्चन जरूर याद किया होगा। अगर आपको फुल डिटेल में अगर बताया गया होगा तो आपको ये वाला भी चार्टर अधिनियम पढ़ाया गया होगा वहाँ पे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्याज या कौन सी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। ऑप्शन है लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या हो जाएगी गोल्डन क्रांति। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से भी है, झींगा मछली से है। वो गुलाबी क्रांति के प्रणेता कौन थे तब आप बताएंगे दुर्गेश पटेल। आप इसका आंसर तब बताएंगे दुर्गेश पटेल। अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता तो आप इसका आंसर बताएंगे गुलाबी क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन एक है IMF या WTO, ऑप्शन नंबर बी है WTO या विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IMF या विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WTO या गैट। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 और 45 में, तो आपको पता होगा यहाँ पर दो संस्था बनाई गई थी, एक तो था IMF और एक बताया गया था WB, यानी कि इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। अगर आपने मेरी वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैंने फुल डिटेल क्लास बनाई है और वो क्लास 40 मिनट की है, अगर वो आपने एक बार क्लास कर ली ना स्टूडेंट तो आप मेरा यकीन मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जाने ही वाला नहीं है। मैंने फुल डिटेल आपको क्लास कराई है। मैंने कहा है ना, मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ना, ये प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठाकर प्रैक्टिस सेट उठा लिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और जो कंटेंट आप पढ़ते हैं, चाहे तो आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो, चाहे आप कहीं ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो या आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब और कैसे, कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की स्थापना हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष है, वो मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आपको ये क्लास वहाँ पर मिल जाएगी। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 40 मिनट की सवाल है और वहाँ पर मैंने 40 से 45 ऑर्गेनाइजेशन कराए हुए हैं स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 आ गया हमारे सामने कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था। ऑप्शन नंबर एक है BD सावरकर, ऑप्शन नंबर बी है KB हेडगेवार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BC मुंजे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा MS गोलवकर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BD सावरकर, यानी कि हिंदू राष्ट्र का जो मूलतः विचार था वो किनका था, BD सावरकर का। आपको पता होगा कि BD सावरकर के ऊपर मूवी भी आ रही है जिसका जो इसकी जो हीरो की भूमिका निभा रहे हो रणदीप हुड्डा जी हैं। तो आप ये पिक्चर भी देखनी आपको बनती है क्योंकि ये हमारे एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी के ऊपर पिक्चर बनी है। वैसे तो हम लोग बहुत सी पिक्चर देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कि भारत में आयकर है, यानी भारत में जो इनकम टैक्स लगता है वो कैसा है, प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और गतिशील, अप्रत्यक्ष और गतिशील, अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट प्रत्यक्ष और गतिशील क्या होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो पैसा कमाएगा वही टैक्स पे करेगा, ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है कि गतिशील क्यों है। गतिशील का मतलब होता है कि मान लीजिए आज मेरी सैलरी 4 लाख है तो मैं 4 लाख पर अपना टैक्स पे करूंगी। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर मेरी सैलरी 10 लाख हो जाती है तो मेरा टैक्स भी 10 लाख पे जाएगा, ये नहीं कि मैं टैक्स 4 लाख का भरूंगी और मेरी इनकम 10 लाख की हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत में जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। अगर आप जाएंगे USA का अगर देखेंगे, जो आदमी जितना पैसा कमाएगा वो उतना ही कम टैक्स पे करेगा, लेकिन भारत में उल्टा है, पैसा ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा। और UK में अगर आप USA में जाते हैं, जितना आप पैसा कमाएंगे उतना टैक्स कम सरकार को देंगे। तो आपके लिए जानकारी नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, केरल का, कर्नाटक का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी किसका है तो आप बताएंगे आंसर आंध्र प्रदेश, यानी कि
आधी पूड़ी खाई अंधेरे में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि हिमानी उत्तम परवा का संबंध किस खेल से है। यानी कि हिमानी परवा उत्तम जी हैं, तो ये कौन सा खेल खेलती हैं? कबड्डी, मलखम, तलवारबाजी या कुश्ती? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा मलखम। यानी कि हिमानी उत्तम परवा का जो संबंध है आप बताएंगे मलखम से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ देते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे इस टाइम यू वाला जो क्वेश्चन आया है ना, आपको पता होगा, ये जो वो आया था ना धार्मिक सुधार आंदोलन तब के हैं कि निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या नामदेव? तो स्टूडेंट 45वें सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे दादू दयाल निपक आंदोलन के क्या थे? प्रणेता थे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि द्रमका नामक सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक ने, शकों ने, सिथिन ने या बताएंगे कुषाण ने? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक। यानी कि द्रमका नाम का सिक्का था, ये ग्रीक यानी कि इंडो ग्रीक जो शासक थे इन्होंने यहाँ पे सिक्का चलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नई एलुवियल का जमाव जो उर्वरकता को बढ़ाती है उसको हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, उर्वरा बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं, उर्सा बोलते हैं। तो स्टूडेंट जब हर साल बाढ़ आती है तो नई एलुवियल सोल, उसको ये इंग्लिश में एलुवियल सोल बोलते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा खादर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खादर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन 48 नंबर का है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको हम किस से डिक्लाइन करते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? हेलोगेलाइन, थर्मोस्फेयर, थर्मोकेलाइन या हेलीस्फीयर? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको बोल देंगे थर्मोकेलाइन। तो स्टूडेंट अगर आप देख पा रहे होंगे कि तापमान का संबंध किससे होता है? थर्मो, यानी कहते हैं थर्मामीटर, तो थर्मो आप यहाँ लगा लेंगे। और आपको पता होगा जो समुद्र का जो वो होता है ना पानी, वो थोड़ा नमकीन टाइप का होता है, तो थर्मोकेलाइन आप इसको ऐसे लिंक करके इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है कि जो वेसल मापदंड है इसका संबंध किससे है? बैंकिंग से, कर से, पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से? तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमारा 49 है इसका संबंध हो जाएगा बेसल मापदंड का जो संबंध होता है ये होता है बैंकिंग क्षेत्र से। तो स्टूडेंट जो आज हमारे टॉप 50 सवाल थे वो मैंने आपके सामने रखे। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते होंगे या ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते होंगे, आपने कितना पढ़ा, कितना आपने समझा, कितना आप 50 क्वेश्चन में से सवाल बना पाए हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अगर आपने कोई भी क्लास अगर नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, आपको फुल डिटेल क्लास मिलने वाला है। मुझे पता है कि मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, क्या मतलब मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं भी एग्जाम की तैयारी करती हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन जो समस्या मेरे सामने आती है बस मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके सामने वो सब चीज़ें लेके आ रही हूँ। तो आपने 50 सवाल आपको कैसे लगे ये मैं आपको इसके थ्रू 50 सेट कराने वाली हूँ। ये हम यहाँ पे 50 सेट करेंगे और मैं आपको यहाँ पे 5000 प्लस क्वेश्चन देने वाली हूँ स्टूडेंट। अगर आपको मेरे साथ जुड़ के अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच। अगली बार इसी मस्त अंदाज में आपके लिए एक दूसरा मैं टेस्ट पेपर लेके आऊँगी 50 क्वेश्चन का, वहाँ पर भी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी की दोस्त आपसे विदा लेती हूँ, अभिलाषा राजपूत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और अपना साथ अपना प्यार भी बनाए रखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।